हेलो फ्रेंड्स, लॉ अचीवर्स एकेडमी में मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज आपको मैं बताऊंगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम से जुड़े हुए स्वीकृति एवं संस्वीकृति से प्रावधान। देखिए, स्वीकृति क्या होता है और संस्वीकृति क्या होता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, ओवरऑल प्रैक्टिकल दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से स्वीकृति संस्वीकृति बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। तो इसी को आज हम देखेंगे, स्वीकृति क्या होता है। जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 क्या कहा गया 17 में, मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक, देखिए मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया गया कथन स्वीकृति कहलाता है, ऐसा कहना है हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 के अनुसार। अब ये स्वीकृतियां कौन करेंगे, तो हमें बताया गया कि धारा 18, धारा 19 एवं धारा 20 में उन व्यक्तियों के बारे में बताया गया जिनके कथन स्वीकृति होंगे। उन व्यक्तियों के कथन स्वीकृति में आएंगे। यहां पर हमने लिखा है कि स्वीकृति क्या होता है, तो स्वीकृति के बारे में धारा 17 भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमें बताती है, स्वीकृति मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया गया कथन कहलाता है स्वीकृति। अब ये किन व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए, तो ये बात हमें धारा 18, धारा 19 और धारा 20 में बताई गई और कहा गया उन व्यक्तियों के कथन स्वीकृति में आएंगे जो धारा 18, 19 और व्यक्ति 20 के द्वारा किए जाएंगे। 18 में क्या बताया गया, देखिए 18 में कहा गया वाद के पक्षकार, उनके अभिकर्ता, वाद के पक्षकार और उनके अभिकर्ताओं के द्वारा किए गए कथन धारा 18 में सुसंगत होंगे और धारा 19 में बताया गया उन व्यक्तियों के द्वारा किए गए कथन जो वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित किए जाने हैं। धारा 20 में बताया गया ऐसे व्यक्तियों यानी वाद के पक्षकारों के द्वारा निर्दिष्ट रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया कथन जो स्वीकृति होगा, जैसे कि निर्दिष्ट अभिव्यक्त, जिसे अभिव्यक्त तौर पर, जैसे कि हमारे आते हैं रेफरी और एम्पायर। रेफरी और एम्पायर के द्वारा किए गए कथन भी स्वीकृति में आएंगे। अब देखिए धारा 18 वाद के पक्षकार, उनके अभिकर्ता, 19 में उन व्यक्तियों के कथन, उनके व्यक्तियों के द्वारा किए गए कथन जो वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित किए जाएंगे। 20 में वाद के पक्षकारों के द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों के कथन, जैसा कि रेफरी और एम्पायर से स्पष्ट है। तो ये हमने देखा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 स्वीकृति क्या होता है और ये किन व्यक्तियों के द्वारा किए गए कथन हैं जो इसमें आते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, सेक्शन 21 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 क्या कहती है कि स्वीकृतियां स्वीकृतकर्ता के विरुद्ध साबित की जाएंगी, किंतु निम्न परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति अपने पक्ष में साबित कर सकता है। वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, इसे हम लोग एक्सेप्शन कहते हैं। नॉर्मली तो इसके हमेशा अपोज में जाएगी, लेकिन कभी इसके पक्ष में आती है। जैसा कि बताया गया धारा 21 के अधीन, अगर वह धारा 32 के अधीन सुसंगत हो। धारा 32 आप समझ रहे हैं, डी डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालिक कथन। अगर वह मृत्युकालिक कथन के रूप में सुसंगत है, अगर वह मृत्युकालिक कथन के रूप में सुसंगत है तो वैलिड होगा। या कोई ऐसा फैक्ट है जो शरीर मन की स्थिति, आशय, उपेक्षा, उतावलापन यह दर्शाता है, तो ये भी 14 में सुसंगत होगा। एवं वे तथ्य जो स्वीकृति के रूप में नहीं किंतु अन्यथा सुसंगत हैं। जैसे कि धारा 5 से 55 के अधीन, इन परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति स्वीकृतियों को अपने पक्ष में साबित कर सकता है। देखिए फ्रेंड्स, सेक्शन 22 कहती है कि दस्तावेजों में लिखित बातों या विषयों के बारे में मौखिक स्वीकृतियां विसंगत हैं। अगर कोई चीज इन डॉक्यूमेंट में है, उसके बारे में आप मौखिक साक्ष्य दे रहे हैं, मौखिक स्वीकृति कर रहे हैं, तो यह मान्य नहीं है। लिखित को लिखित से ही साबित किया जाना चाहिए। और धारा 22 के दिन दस्तावेजों में लिखित बातों के बारे में मौखिक स्वीकृतियां बिल्कुल विसंगत हैं। साथ ही साथ अपन देखेंगे धारा, देखिए क्या होता है, कई बार हम स्वीकृति शर्त पर देते हैं कि इसका साक्ष्य न्यायालय में नहीं दिया जाएगा। तो सिविल मामलों में यदि देखिए वचन ऑब्लिक शर्त, यदि स्वीकृति इस शर्त या वचन के कारण दी गई है कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा और ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति उसका साक्ष्य देता है, तो ऐसी स्वीकृति विसंगत है, मानी नहीं जाएगी। हम देख रहे हैं धारा 21, 22 और 23, इनमें क्या बताया गया है कि कौन कौन से कथन स्वीकृति में आएंगे और कौन से कथन स्वीकृति में नहीं आएंगे। एक धारा और है हमारी धारा 31, जिसे हम अब देखते हैं।
देखिए सेक्शन 31 कहता है कि स्वीकृति स्वीकृत तथ्यों का निश्चायक सबूत नहीं है। यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जिन चीजों को स्वीकृत किया गया है वो बिल्कुल परम सत्य हो, निश्चायक सबूत हो, अकाट्य सत्य हो, किंतु यह विबंध के रूप में तो लागू हो सकता है कि अगर न्यायालय में किसी भी कार्यवाही को अंतिम विनिश्चय तक पहुंचाना है और पक्षकार यदि अपनी स्थिति में हर स्टेज पर परिवर्तन करेंगे तो इससे मामले का विचारण काफी लंबा हो जाएगा, न्यायालय किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएगा। अतः कुछ चीजों के लिए विबंध का सिद्धांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 से 117 के अधीन बताया गया, जो यह बताता है कि आप पक्षकारों को अपने स्टैंड पर रुकना होगा। इसीलिए सिविल मामलों में हम देखते हैं कि यदि कोई भी प्रार्थना पत्र लिया जाता है तो उसके साथ शपथ पत्र आवश्यक लिया जाता है, जिसका क्या उद्देश्य है? जिसका उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी परिस्थिति में हर स्टेज पर दिन प्रतिदिन अपनी स्थितियों में परिवर्तन न करे, जिससे कि मामले का विनिश्चय हो सके। अतः इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए धारा 31 बना है और कहा गया है स्वीकृति स्वीकृत तथ्यों का निश्चायक सबूत नहीं है, किंतु विबंध के रूप में लागू हो सकता है, विबंध कर सकता है। यह था हमारा स्वीकृति का सिद्धांत। अब हम अगले अपने लेक्चर में देखेंगे संस्वीकृति। संस्वीकृति देखिए, संस्वीकृति क्या होता है? संस्वीकृति किसी भी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा उस अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेना, यानी अपराध की स्वीकारोक्ति ही संस्वीकृति कहलाती है। किसी भी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा उस अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेना संस्वीकृति कहलाती है। और इससे संबंधित प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 से 30 में बताए गए। तो देखते हैं क्या कहते हैं। सेक्शन 24 में क्या कहा गया? 24 में कहा गया उत्प्रेरणा, धमकी या वचन, उत्प्रेरणा, धमकी या वचन के अधीन की गई संस्वीकृति विसंगत है। उत्प्रेरणा क्या होता है? किसी को डराना या अपने एक वरिष्ठ अधिकारी अपने सबऑर्डिनेट कर्मचारी से किसी बात को बोल करके कराता है, इसे उत्प्रेरणा कहा जाता है। धमकी, धमकियों से विवश व्यक्ति है, या वचन, किसी वचन के कारण अगर संस्वीकृति की गई है तो संस्वीकृति जो उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से ग्रस्त होगी वो विसंगत होगी। धारा 24 के अनुसार। धारा 25 में कहा गया है पुलिस, पुलिस से की गई संस्वीकृति विसंगत है, क्योंकि पुलिस से की है, पुलिस का डर प्रभाव रहता है, जिस वजह से पुलिस से यदि कोई भी बात संस्वीकृत अपराध को स्वीकार किया गया पुलिस के सामने तो वह सुसंगत नहीं होता, वह होता है विसंगत। धारा 26 में बताया गया कि पुलिस की अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति विसंगत है। हम देख रहे हैं कि संस्वीकृति विसंगत है, विसंगत है, विसंगत है। इसका तात्पर्य उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से ग्रस्त यदि संस्वीकृति है तो विसंगत होगी धारा 24 के अनुसार। धारा 25 पुलिस से की गई संस्वीकृति विसंगत होगी धारा 25 के अनुसार। और पुलिस की अभिरक्षा में अगर किसी ने कोई संस्वीकृति की जिसके अधीन डीजीपी से लेकर पुलिस का हेड कांस्टेबल भी आता है तो ये जो क्रम है ये पुलिस की अभिरक्षा में ही माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर से कोई कथन करता है लेकिन बाहर बैठे हैं पुलिस वाले तो ये भी पुलिस की अभिरक्षा में ही कथन माना जाएगा और ऐसी संस्वीकृतियां विसंगत होंगी धारा 26 के अनुसार।
पुलिस से की गई स्वीकृति। देखिए, धारा 28 सेक्शन 28 कहता है कि सेक्शन 24 के अधीन उत्प्रेरणा, धमकी या वचन का प्रभाव समाप्त होने के पश्चात की गई स्वीकृति सुसंगत है। देखिए, कई बार क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि आप मेरी बात को बताएंगे नहीं, तो मैं आपको सबसे सच बता देता हूं कि आज मैं उस व्यक्ति को वहां पर मारकर आया हूं। गुप्त रखने का वचन, देखिए, अन्यथा गुप्त रखने का वचन, जो चीज नॉर्मली तो ऑफेंस है लेकिन हमने गुप्त रखने के वचन के कारण की गई है, तो ऐसी संस्वीकृति विसंगत न होगी, दैट इज वह सुसंगत होगी और उसका साक्ष्य न्यायालय में दिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब हम देखते हैं
देखिए फ्रेंड्स, सह अभियुक्त की संस्वीकृति दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध तभी सुसंगत है जबकि उनका एक ही अपराध के लिए एक साथ विचारण हो रहा हो। तो सह अभियुक्त कौन होता है? किसी भी अपराध में साथ में मिलकर के जो सहयोगी, जो एक साथ सहयोग करके किसी अपराध को कार्य करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को सह अभियुक्त कहा जाता है। सह अभियुक्त की संस्वीकृति दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध तभी सुसंगत है जबकि उनका एक ही अपराध के लिए एक साथ विचारण हो रहा हो। इसे कहते हैं धारा 30 सेक्शन 30। तो अतः अब हमारा ये स्वीकृति से लेकर के संस्वीकृति तक का समस्त एक सर्कल जो हमारे द्वारा पूर्व में निर्मित किया गया था उसके अधीन बताई गई समस्त, इससे अधिक स्वीकृति संस्वीकृति भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 से 31 तक बताया गया है। इसके अलावा और कोई स्वीकृति में नहीं आता।